वीडियो की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं हंटर कमीशन 1882 पर चर्चा प्रस्तुत करने के लिए। इसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये हंटर कमीशन 82 पर विस्तार से चर्चा होगी। हम पेपर 2 के अंतर्गत यूनिट 3 के ब्रिटिशकालीन भारतीय शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि के संदर्भ में बात कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग 1813 के आज्ञा पत्र, 33 के आज्ञा पत्र, मैकाले मिनट, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला वो डिस्पैच इत्यादि इत्यादि के बारे में हमने सविस्तार चर्चा प्रस्तुत किए हैं। तो आइए इसी क्रम में आज हम बात करेंगे हंटर कमीशन 1882 पर। हम बात करें वुड डिस्पैच के बारे में, तो वुड का घोषणा पत्र जो था वो भारतीय शिक्षा को एक नया स्वरूप प्रदान किया, व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। इससे पूर्व इतनी विस्तृत चर्चा शिक्षा के संदर्भ में किसी भी आयोग एवं समिति में नहीं हुई थी। तो भारत में जो शिक्षा का ढांचा था ब्रिटिश भारत में, वो वुड के घोषणा पत्र से ही निर्दिष्ट हो गया था। एक सुदृढ़ ढांचा तैयार हो गया था और उसी ढांचे पर आने वाले आगे शासक जो थे, ब्रिटिश शासक, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत सदस्य, शिक्षा कमेटी, शिक्षा समिति के अंतर्गत लोगों की नियुक्ति करता रहा और उसी ढांचे के आधार पर उसको परिमार्जित एवं परिष्कृत करते रहा। वुड महोदय के बाद शिक्षा के स्वरूप के संदर्भ में अगली बातचीत या कह सकते हैं दस्तावेज आपको हंटर कमीशन 1882 के साथ ही प्रस्तुत होता है। और हम देखते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी का शासन समाप्त करके भारत के शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। शासन की बागडोर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में पहुंच जाने पर भारत मंत्री के एक नए पद का आविर्भाव हुआ और इस पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड स्टेनले की नियुक्ति हुई। वुड के घोषणा पत्र की प्रतिक्रिया और 1897 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भारत की शिक्षा नीति से संबंध जानने के लिए लॉर्ड स्टेनले ने 1859 में एक नया आज्ञा पत्र जारी किया, जिस स्टेनले आज्ञा पत्र के नाम से जाना जाता है। इस आज्ञा पत्र में वुड के घोषणा पत्र की सभी सिफारिशों का प्रायः समर्थन किया गया है। हम आगे भी देखेंगे तो इसमें नहीं कुछ नया मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बातें अवश्य नहीं होंगी या उसको परिमार्जित की गई होंगी। वुड का घोषणा पत्र एक व्यवस्थित ढांचा था, सुसंगठित ढांचा था। उससे बेहतर ब्रिटिश भारत में शिक्षा से संबंधित कोई घोषणा पत्र हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए वुड का जो घोषणा पत्र था वह भारतीयों के लिए सुव्यवस्थित शिक्षा का प्रतिरूप था। तो हम देखेंगे कि इसके विषय में वुड के घोषणा पत्र से थोड़ा भिन्न अगर हम बात करें
तो हंटर महोदय कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की उन्नति पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए सन 1858 में सरकार ने धार्मिक तटस्थता की नीति को कठोरता पूर्वक पालन करने की घोषणा की और अनुदान देने की नीति में कोई उदारता नहीं दिखलाई। यानी जिससे मिशनरी असंतुष्ट हो गए और उन्होंने सरकार की इस नीति से विक्षुब्ध होकर भारत और इंग्लैंड में इस हेतु जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया नामक संस्था की स्थापना की और 1882 में लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय नियुक्त हुए। आंदोलनकारियों के शिष्ट मंडल ने वायसराय से भेंट की और भारतीय शिक्षा नीति की जांच करने की उनसे प्रार्थना की। इस प्रकार आयोग की नियुक्ति होती है और भारत आने पर लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1852 को वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। हंटर इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम हंटर कमीशन रखा गया। अध्यक्ष के अतिरिक्त आयोग के 20 सदस्य थे, जिनमें निम्नलिखित 7 भारतीय प्रतिनिधि थे। ये भारतीय प्रतिनिधि कौन थे? तो आनंद मोहन बोस थे, सैयद महमूद थे, भूदेव मुखर्जी थे, केटी तेलंग थे, पी रंगनानंद थे, महाराजा जितेंद्र मोहन टैगोर थे, हाजी गुलाम थे। इस प्रकार ये 7 भारतीय प्रतिनिधि थे। डब्ल्यू मिलर ईसाई मिशनरियों के प्रतिनिधि थे और मैसूर के शिक्षा संचालक B.L. राइस इसके सदस्य सचिव थे। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि इस आयोग का उद्देश्य क्या था एवं इसका कार्य क्षेत्र क्या था। तो आयोग के कार्य क्षेत्र और उद्देश्य का पता उसकी नियुक्ति के लिए पारित प्रस्ताव के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। ये शब्द क्या थे, आइए हम देखते हैं। तो आयोग का कार्य होगा विशेष रूप से इस बात की जांच करना कि 1854 के घोषणा पत्र के सिद्धांतों को किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है और ऐसे सुझाव देना जो उस घोषणा पत्र में निर्धारित नीति को उत्तरोत्तर कार्यान्वित करने के लिए आयोग के अनुसार वांछनीय हो। इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि आयोग का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र कैसे थे। तो यह पता लगाना कि क्या सरकार ने आध्यात्मिक एवं उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है। देश की प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति का पता लगाना और उसकी उन्नति के लिए उपाय सुझाना, राजकीय विद्यालयों की स्थिति का पता लगाना और यह देखना कि भारतीय शिक्षा के लिए उनकी आवश्यकता है या नहीं, मिशनरी विद्यालयों की स्थिति का पता लगाना और यह देखना कि देश की शिक्षा व्यवस्था में उनका क्या स्थान है, फिर यह पता लगाना कि शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक प्रयासों के प्रति सरकार की क्या नीति है, क्या नीति होनी चाहिए। आयोग का प्रतिवेदन क्या था, हम आगे बढ़ेंगे, इसके संदर्भ में बात करेंगे। तो आयोग का प्रतिवेदन था कि आयोग ने कलकत्ता में 7 सप्ताह तक अपनी बैठकें की, फिर 8 माह तक संपूर्ण देश का भ्रमण किया। इस दौरान शिक्षा संबंधी विभिन्न सूचनाएं संकलित की गईं
और प्रांतीय सरकारों से भी प्रतिवेदन प्राप्त किए गए। शिक्षाविदों से भेंट की गई तथा शिक्षा संबंधी राजकीय लेखों का अध्ययन किया गया। इस प्रकार 10 माह के कठोर परिश्रम के बाद मार्च 1883 में भारतीय शिक्षा के विषय में पूर्ण रूपेण विचार करके उसके भावी विकास के लिए आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को वुड घोषणा पत्र के उपरांत आयोग महोदय ने ये भारतीय शिक्षा के लिए पहली बार सुझाव एवं सिफारिश प्रस्तुत किए हैं। वुड का घोषणा पत्र जो था भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए उपयुक्त ढांचा था। उस ढांचे का इम्प्लीमेशन होने के बाद उसका प्रभाव क्या रहा, इसका निरीक्षण करके हंटर महोदय ने उसके अंतर्गत हुए कमी बेसियों की भरपाई इस अपने आयोग की सिफारिशें और सुझावों के माध्यम से करना चाहते हैं। आयोग ने शिक्षा के विविध क्षेत्रों और अंगों जैसे देसी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहायता अनुदान प्रणाली, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, मिशनरी प्रयास, धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, हरिजनों और पिछड़ी जातियों की शिक्षा, आदिवासियों और गिरिजनों की शिक्षा पर अपनी सिफारिशें और सुझाव दिए। आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें और सुझाव इस प्रकार हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हंटर महोदय ने वुड की घोषणा पत्र का विहंगम अवलोकन किया कि भारत में वह कितना प्रभावी है। उसके बाद उन्होंने शिक्षा से संबंधित नीति के बारे में कुछ बातें कही और इस नीति के अंतर्गत वे 5 प्रमुख बातों का सुझाव देते हैं, जिसमें पहला है राज्य को राजकीय विद्यालयों की स्थापना की गति को सनय सनय कम करते हुए इनके उत्तरदायित्व से अलग हो जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कहा कि राज्य को सहायता अनुदान प्रणाली के नियमों को अधिक उदार बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बात था कि राज्य को प्राथमिक विद्यालयों का संचालन स्वयं न करके उनका उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर छोड़ देना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात थी कि राज्य को माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों का प्रबंधन कुशलता पूर्वक कार्य करने वाली निजी संस्थाओं को धीरे धीरे सौंप देना चाहिए। यानी आज जो प्राइवेटीकरण का या फिर निजीकरण का दौर चला है, तो ये अंग्रेजों के समय से ही है, कोई नई अवधारणा नहीं है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि राज्य को भविष्य में केवल सहायता अनुदान के आधार पर स्थापित माध्यमिक विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो आयोग ने नीति के संबंध में सन 1854 के आदेश पत्र के निम्नलिखित सुझाव का अनुसरण करने का परामर्श दिया। ये परामर्श क्या है भाई, कि राजकीय शिक्षा संस्थाओं को उन संस्थाओं में चलने दिया जाए जहां उनकी आवश्यकता है, किंतु राज्य का मुख्य कर्तव्य निजी शिक्षा संस्थाओं की उन्नति और प्रसार करना होना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने देसी शिक्षा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं उसको देखते हैं। तो देसी शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है
जो भारत की प्राचीन परंपराओं पर आधारित भारतीयों द्वारा संचालित देसी विद्यालयों में दी जाती थी। आयोग ने इन विद्यालयों के महत्व को स्वीकार किया और इसको संगठित करने का और संरक्षित करने का सुझाव दिया। हंटर महोदय ने देसी विद्यालयों से भी संबंधित कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं, उसको ऐसे हम देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों को सरकार द्वारा मान्यता और अनुदान दिया जाए। यदि इन विद्यालयों की सहमति हो तो इनके संचालन का भार स्थानीय संस्थाओं को दी जाए। अगला महत्वपूर्ण सुझाव है कि इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में कोई हस्तक्षेप न किया जाए। उपयोगी विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए विशेष अनुदान दिया जाए। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाए। उसके बाद इन विद्यालयों में पढ़ने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हंटर महोदय ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। ऐसे तो ये माने तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए ही सुझाव प्रस्तुत किया गया है इस आयोग में। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपनी बात प्रस्तुत करते हुए हंटर महोदय ने कहा कि आयोग का मुख्य कार्य प्राथमिक शिक्षा की जांच करना और उनकी उन्नति तथा प्रसार के लिए सुझाव देना था। अतः आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित अंगों पर विस्तार से विचार करके अपने सुझाव दिए। इस सुझाव में था कि प्राथमिक शिक्षा की नीति कैसे होनी चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा की नीति के संबंध में आयोग ने कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में यह वांछनीय है कि जन साधारण की प्राथमिक शिक्षा और उसकी व्यवस्था सरकार करे। आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जन साधारण की शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए, न कि उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। आयोग का विचार था कि प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए और उनके पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित किए जाए जो विद्यालयों को आत्मनिर्भर बना सके। इन पदों पर नियुक्ति करते समय सरकार को उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की हो। सरकार को प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिए और उनके प्रसार के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए। हंटर महोदय के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का गठन किस प्रकार होना चाहिए, आइए हम देखते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के संगठन के विषय में आयोग ने कहा कि सभी प्रांत पाठ्यक्रम के विषय चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु आयोग ने कुछ जीवनोपयोगी विषय जैसे कृषि, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, बही खाता आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। प्राथमिक शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर भी अपनी महत्वपूर्ण विचार हंटर आयोग ने प्रस्तुत किया। तो आर्थिक व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट व्यवस्था है। तो प्राथमिक शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में आयोग ने कहा कि नगर पालिकाओं और शिक्षक परिषद प्राथमिक शिक्षा के लिए एक
पृथक कोष का निर्माण करें जिसमें उनकी आय का उपयुक्त अंश फीस से, प्रांतीय सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान से और प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राप्त अन्य कोई धनराशि सम्मिलित हो। इस धनराशि को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय किया जाए। किसी भी दशा में इसका कोई भी भाग माध्यमिक अथवा उच्च शिक्षा पर व्यय न किया जाए। आयोग ने कहा कि स्थानीय संस्थाओं के साधन सीमित है। आयोग ने कहा कि स्थानीय संस्थाओं के साधन सीमित है, अतः प्रांतीय सरकार को भी अनुदान के रूप में स्थानीय संस्थाओं को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। यह आर्थिक सहायता स्थानीय कोष का 1/2 भाग अथवा संपूर्ण व्यय का 1/3 भाग होनी चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में हंटर महोदय क्या कहते हैं, आइए हम देखेंगे। तो प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए हंटर महोदय का अनुशंसा था कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए और अधिक प्रशिक्षण विद्यालयों को खोलने पर बल दिया। इस संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। ये पहला सुझाव था कि प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाए जहां से वे समस्त प्राथमिक विद्यालयों की स्थानीय मांगों की पूर्ति कर सके। कम से कम 1% विद्यालय एक निरीक्षक के क्षेत्र में आ जाए। प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाए जहां से वे समस्त प्राथमिक विद्यालयों की स्थानीय मांगों को पूर्ति कर सके, ऐसा कहा गया। प्रत्येक निरीक्षक अपने अधीनस्थ प्रशिक्षण विद्यालय में रुचि ले, उसके कुल संचालन की व्यवस्था करें और छात्र अध्यापकों में शिक्षण के प्रति उत्साह जागृत करें। प्रांतीय सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए स्वीकृत धनराशि में से प्राथमिक विद्यालयों के लिए निरीक्षण तथा प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की उचित व्यवस्था की जाए, यानी उस धनराशि का कैसे सही उपयोग किया जाए। आते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के बारे में हंटर महोदय क्या कहते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के विस्तार और उसके दोषों को दूर करने के संबंध में आयोग ने अग्रलिखित सुझाव दिए हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि वे क्या कहते हैं। सरकार माध्यमिक शिक्षा को योग्य और बुद्धिमान भारतीयों को सौंप कर स्वयं इसके उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाए और इसके लिए अनुदान प्रणाली अपनाई जाए। जिन स्थानों की जनता अनुदान प्राप्त होने पर भी घर के अभाव में माध्यमिक विद्यालय न खोल सके, वहां पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाए, परंतु एक जिले में एक माध्यमिक विद्यालय ही खोले गए। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बहुत संकीर्ण है और उसका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए तैयार करना है। पाठ्यक्रम के इन दोषों को दूर करने के लिए हाई स्कूल कक्षाओं में पाठ्यक्रम को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जाए। कैसे भाई? तो पहला है कोर्स अ, दूसरा है कोर्स ब। तो यह कोर्स ए के बारे में बात करेंगे हम लोग अब। तो यह पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए हो जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हो। कोर्स बी यानी कोर्स ख, यह पाठ्यक्रम अधिक व्यवहारिक हो। इसमें व्यवहारिक और साहित्यिक और उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए
और उस जिसका विषय जो है, जिसका उद्देश्य जो है विद्यार्थियों को किसी व्यवसाय की शिक्षा देना। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि मिडिल स्कूलों ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना अधिक तर्कसंगत समझते हैं, क्योंकि लेकिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी का कुछ ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किए जाने चाहिए और अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाने चाहिए। प्रशिक्षण विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शिक्षा सिद्धांत एवं प्रायोगिक कार्य दोनों का समावेश होना चाहिए। मिडिल स्कूलों में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना अधिक वांछनीय है, लेकिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी का कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किए जाने चाहिए और अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाने चाहिए। प्रशिक्षण विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शिक्षा सिद्धांत एवं प्रायोगिक कार्य दोनों का समावेश होना चाहिए। इन बातों के साथ हंटर आयोग का जो अगला प्रस्ताव है, अगला सुझाव है, उच्च शिक्षा की ओर है। तो आइए उच्च शिक्षा में हम देखते हैं कि आयोग ने कहा कि राज्य को माध्यमिक शिक्षा की तरह उच्च शिक्षा के उत्तरदायित्व से भी मुक्त हो जाना चाहिए। मुखर्जी के अनुसार आयोग ने इस बात का अनुमोदन किया कि सरकार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष कार्य करने से हट जाना चाहिए। इस प्रकार आयोग ने सरकारी नौकरियों की अपेक्षा गैर सरकारी कॉलेजों को ही अधिक प्रोत्साहन देने की बात कही। उसने कहा कि सरकारी कॉलेज केवल उन्हीं स्थानों पर खोले जाएं जहां की जनता इन्हें खोलने में असमर्थ हो और वहां इनकी मांग हो। आयोग की सम्मति में उच्च ज्ञान की प्राप्ति, नैतिक उत्थान, प्रकृति, धर्म और मानव धर्म का, नागरिकों के कर्तव्यों का ज्ञान तथा विशेषज्ञों का निर्माण करना उच्च शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। उच्च शिक्षा के विषय में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। महाविद्यालयों को अनुदान देते समय शिक्षकों की संख्या, व्यय, कार्यक्षमता तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा। महाविद्यालयों को समय समय पर आवश्यकता अनुसार भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं व शिक्षण सामग्री आदि के लिए विशेष सहायता अनुदान दिए जाएं। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में विस्तार किया जाए जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों को चुन सकें। महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या निश्चित की जाए। योग्य और मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको विदेश भेजा जाए। महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में यूरोप के विश्वविद्यालयों में शिक्षित विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाए। महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ऐसी पाठ्यपुस्तकों की रचना की जाए जिनमें प्रकृति, धर्म और मानव धर्म के सिद्धांतों का समावेश हो। विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों का बोध कराने के लिए समय समय पर प्राचार्यों और शिक्षकों के व्याख्यानों का आयोजन किया जाए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए
हंटर महोदय सहायता अनुदान प्रणाली के संबंध में क्या बात कहते हैं, आइए हम देखते हैं। तो वुड घोषणा पत्र के अनुसार विभिन्न प्रांतों में अनुदान प्रणाली प्रारंभ हो गई थी, लेकिन उसका स्वरूप विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार का था। मद्रास में वेतन अनुदान प्रणाली, बम्बई में परीक्षा फल के अनुसार वेतन प्रणाली, पश्चिमोत्तर प्रांत बम्बई में परीक्षा फल के अनुसार वेतन प्रणाली, पश्चिमोत्तर प्रांत मध्य प्रांत आदि में नियत कालीन प्रणाली प्रचलित थी। आयोग ने इस प्रणालियों के दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। सुझाव इस प्रकार था कि परीक्षा फल प्रणाली को प्राथमिक शिक्षा के लिए ही प्रयोग किया जाए, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इसे न अपनाया जाए। अन्य प्रणालियों का अनुसरण करने के लिए प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। सहायता अनुदान देते समय विद्यालय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। सहायता अनुदान निष्पक्षता के साथ दिया जाए। सहायता अनुदान विद्यालयों को निश्चित समय पर दिया जाए और उसे बिना किसी कारण के बंद न किया जाए। सहायता अनुदान संबंधी नियमों को अधिक सरल और उदार बनाया जाए। इन नियमों में संशोधन करते समय व्यक्तिगत प्रयासों से स्थापित विद्यालयों के प्रबंधकों से परामर्श किया जाए। जिन विद्यालयों को सहायता अनुदान दिया जाए उनके आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि के लिए विद्यालयों को विशेष सहायता अनुदान एक निश्चित अवधि तक दिया जाए। पिछड़े क्षेत्रों के विद्यालयों को अधिक सहायता अनुदान दिया जाए। जनसाधारण को सहायता अनुदान प्रणाली के नियमों से परिचित कराने के लिए नियमों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए। सहायता अनुदान प्रणाली के नियमों का अनुवाद हिंदी में भी किया जाए। इस प्रकार था कि सहायता अनुदान प्रणाली में और क्या क्या संशोधन करना चाहिए, हंटर महोदय ने कहा। शिक्षकों का प्रशिक्षण, आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया और इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। स्नातकों के प्रशिक्षण काल की अवधि इससे कम योग्यता वाले विद्यार्थियों के प्रशिक्षण काल में कम होनी चाहिए। स्नातकों के प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में शिक्षा सिद्धांत एवं प्रायोगिक शिक्षा का समावेश किया जाना चाहिए। जन शिक्षा विभाग की स्थापना के बारे में उन्होंने कुछ सुझाव दिए। तो वो थे कि वुड के घोषणा पत्र के अनुसार प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। आयोग ने इसके दोषों को दूर करने और इससे अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। प्रत्येक प्रांत में निरीक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। जहाँ तक संभव हो प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षकों को स्थानीय होना चाहिए, जो स्थानीय वातावरण से परिचित हो। निरीक्षक प्रत्येक विद्यालय में जा जाकर परीक्षा लें। इस कार्य के निकटवर्ती विद्यालयों के विद्यार्थियों को एक विद्यालय में एकत्रित न किया जाए। सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। 5वां है सहायक निरीक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाए। 6वां है जिला निरीक्षकों के पदों पर भारतीयों को ही अधिक संख्या में नियुक्त किया जाए। धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव थे हंटर महोदय के, आइए हम देखते हैं। तो राजकीय शिक्षा संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान न की जाए। निजी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है। सरकार इस धार्मिक शिक्षा की ओर कोई ध्यान न दे। धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा संस्थाओं को सहायता अनुदान देने का आधार उनकी शैक्षिक उपलब्धियां होनी चाहिए। मिशनरियों के प्रयास के संबंध में हंटर महोदय क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आयोग की नियुक्ति का एक मुख्य कारण मिशनरियों का आंदोलन था। मिशनरियों को आशा था कि आयोग उनके पक्ष में सुझाव देगा और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का प्रबंध उनको सौंप दिया जाएगा।
लेकिन आयोग की सिफारिशों से उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई। आयोग ने कहा कि व्यक्तिगत प्रयासों से तात्पर्य भारतीय जनता से है। आयोग का मत था कि माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा का भार भारतीयों को ही सौंप दिया जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि भारत जैसे विशाल तथा विविध आवश्यकताओं वाले देश में हम किसी भी ऐसे साधन मानदंड के विरुद्ध है जो उच्च शिक्षा पर केवल एक संस्था को नियंत्रण सौंप दे, विशेषतः यदि वह संस्था चाहे कितनी सच्ची और उदार हो, जन समूह के विचारों से सहानुभूति न रखती हो। इस समय हम एक मत होकर यह लिख देना आवश्यक समझते हैं कि शिक्षा विभाग के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से शिक्षा क्षेत्र से हट जाने का अर्थ नहीं है कि हम उसे मिशनरियों के हाथों सौंप दें। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थाएं मिशनरियों के प्रबंध में कदापि नहीं जानी चाहिए। आयोग ने कहा कि भारत जैसे विशाल तथा विविध आवश्यकताओं वाले देश में हम किसी भी ऐसे साधन मानदंड के विरुद्ध हैं जो उच्च शिक्षा पर केवल एक संस्था को नियंत्रण सौंप दे, विशेषतः यदि वह संस्था चाहे कितनी सच्ची और उदार हो, जन समूह के विचारों से सहानुभूति न रखती हो। इस समय हम एक मात्र होकर लिख देना आवश्यक समझते हैं कि शिक्षा विभाग के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व के शिक्षा के क्षेत्र से हट जाने का यह अर्थ नहीं है कि हम उसे मिशनरियों के हाथे सौंप दें। प्रत्येक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थाएं मिशनरियों के प्रबंध में कदापि नहीं जानी चाहिए। भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों की भूमिका के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। सुझाव क्या थे भाई? तो भारतीयों की शिक्षा का भार भारत में शिक्षा प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि इस कार्य में भारतवासी नेतृत्व करें। यदि भारतवासियों और ईसाई मिशनरियों में से कोई भी प्रोत्साहित करना चाहता हो तो भारतवासियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्त्री शिक्षा है। आयोग ने कहा कि स्त्री शिक्षा अभी तक अत्यधिक पिछड़ी हुई है, अतः इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक संभव उपाय द्वारा इसका विकास किया जाए। तो ये जो विकास है उसके दायरे क्या क्या होने चाहिए, और स्त्री शिक्षा के विकास में हंटर महोदय ने कई महत्वपूर्ण बातें सुझाई जो कि इस प्रकार है। तो स्थानीय तथा प्रांतीय सार्वजनिक कोषों से बालकों तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए उचित अनुपात में धन व्यय किए जाए। बालिकाओं के विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान की मात्रा वर्तमान की अपेक्षा बढ़ा दी जाए। उनके लिए सहायता अनुदान के नियम सरल और उदार बना दिए जाएं। बालिकाओं के लिए विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान की मात्रा वर्तमान की अपेक्षा बढ़ा दी जाए और उनके पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को से भिन्न हो। बालिकाओं के पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषयों की अपेक्षा प्रायोगिक विषयों पर बल दिया जाए। नंबर 4 है बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक छात्रवृत्तियां दी जाए। नंबर 5 है कि बालिकाओं के विद्यालयों में यथासंभव स्त्री शिक्षकों को ही रखा जाए। बालिका विद्यालयों के साथ छात्रावासों की व्यवस्था की जाए जिससे दूर से आने वाली बालिकाओं को रहने के लिए कठिनाई न हो और वे यहीं विद्यालयों में रह सकें। बालिका विद्यालयों के निरीक्षण के लिए महिला निरीक्षिकाएं नियुक्त की जाए। पर्दानशीन महिलाओं के लिए ऐसी महिला शिक्षिकाओं को नियुक्त किया जाए जो घर पर जाकर उन्हें पढ़ा सके। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को
अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि इस स्तर पर अभी बहुत कम कार्य हुआ है। बालिका विद्यालयों के संबंध में जनता का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाए। जो व्यक्ति स्त्री शिक्षा में रुचि रखते हों उन्हें बालिका विद्यालयों की प्रबंध समिति में रखा जाए। बालिका विद्यालयों का प्रबंध स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया जाए। जहां ऐसा संभव न हो सके वहां पर कार्य सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। बालकों की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। स्त्रियों को अध्यापन के व्यवसाय में आकृष्ट करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाए। शिक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन में बालिका शिक्षा की प्रगति का अलग से उल्लेख किया जाए, जिससे तत्काल तदनुकूल प्रभावी कदम उठाया जा सके। मुसलमानों के संदर्भ में वुड महोदय ने भी ध्यान आकृष्ट कराया था और उसी को संशोधित रूप में हंटर महोदय प्रस्तुत करते हैं। मुसलमानों की शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही हंटर महोदय ने। इसका उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं और प्रांतीय सरकारों पर होना चाहिए। मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं को शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। देसी मुस्लिम विद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम में लौकिक विषयों को सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिन स्थानों पर मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है वहाँ के विद्यालयों में हिंदुस्तानी और फारसी पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। मुसलमान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं और प्रशिक्षण विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। हिंदुस्तानी शिक्षा के माध्यम वाली शिक्षा संस्थाओं में यथासंभव मुसलमान शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। मुसलमानों की शिक्षा संस्थाओं के निरीक्षण के लिए अधिकाधिक मुसलमान निरीक्षकों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन में मुसलमानों की शिक्षा की प्रगति का पृथक से वर्णन किया जाना चाहिए, जिसे तत्काल तदनुकूल कदम उठाया जा सके। राजकीय पदों पर नियुक्ति के समय शिक्षित मुसलमानों और अन्य जातियों के शिक्षित व्यक्तियों में उचित अनुपात का ध्यान रखा जाना चाहिए। मुसलमानों में शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए। देसी मुस्लिम विद्यालयों में को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुस्लिम बच्चों के लिए विद्यालय खोलने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकारी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षा प्राप्त करने वाले मुस्लिम छात्रों की संख्या निश्चित दर की जानी चाहिए। मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। मुसलमानों के लिए गए उच्च अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक है, अतः इनकी उन्नति के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के संदर्भ में हंटर महोदय का क्या सुझाव था, आइए हम देखते हैं। तो आयोग ने हरिजनों तथा पिछड़ी जनजातियों की सामाजिक स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया और उनकी शिक्षा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। ये सुझाव था कि सरकारी तथा स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के बालकों के प्रवेश पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इन विद्यालयों में इनको प्रवेश प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान होनी चाहिए और इनके पास किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मुसलमान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं और प्रशिक्षण विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। हिंदुस्तानी शिक्षा के माध्यम वाली शिक्षा संस्थाओं में यथासंभव मुसलमान शिक्षकों को
नियुक्त किया जाना चाहिए। इन इत्यादि बातें हंटर महोदय ने विशेष रूप से सुझाव दिए और इसी क्रम में हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए भी कई महत्वपूर्ण बातें सुझाई। सरकारी तथा स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के बालकों के प्रवेश पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इन विद्यालयों में उनको प्रवेश प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ कहीं इन जातियों के बालकों के प्रवेश पर विरोध हो वहाँ इनके लिए अलग से विद्यालय खोले जाना चाहिए। विद्यालयों में व्याप्त छुआछूत और जाति भेद को दूर करने के लिए शिक्षकों और शिक्षिकाओं की बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयास करने चाहिए। इसके लिए जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। सरकारी विद्यालयों में हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। हरिजनों और पिछड़ी जाति के बालकों के लिए शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। हरिजनों और पिछड़ी जाति के बालकों को विशेष छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। हंटर महोदय ने पिछड़ी जातियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि उन्होंने आदिवासियों तथा पहाड़ी जातियों की शिक्षा के लिए किन बातों की अनुशंसा की है। तो आयोग ने आदिवासियों तथा पहाड़ी जातियों की शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया और इस हेतु कई महत्वपूर्ण बातों का सुझाव दिया। उसमें है कि आदिवासियों तथा पहाड़ी जातियों की शिक्षा का भार व्यक्तिगत प्रयासों पर न छोड़कर स्वयं सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिए। इन जातियों की शिक्षा के लिए व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा स्थापित विद्यालयों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन जातियों के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इन जातियों के बालकों को विशेष छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। जहाँ तक संभव हो इन जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए इन्हीं जातियों के शिक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। इन जातियों के शिक्षकों को अति सामान्य विषयों की शिक्षा देकर अल्प समय में प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगला है महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने कहा कि इन जातियों के विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे अपनी पड़ोसी सभ्य जातियों के संपर्क स्थापित करने में सफल हो सके। तो इन 14 बिंदुओं के अंतर्गत हमने हंटर शिक्षा आयोग का विस्तार से अवलोकन किया, विस्तार से चर्चा प्रस्तुत किया और अब आइए हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन मतलब यह इसके गुण दोष क्या है। तो हम देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के विषय में आयोग का सुझाव जो था वह अत्यंत महत्वपूर्ण था। इन सुझावों के बाद से ही प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति हुई और इस क्षेत्र में देश भर के प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में अनेक प्राथमिक विद्यालयों का जाल बिछा दिया गया। शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंपने का सुझाव देकर आयोग ने भारतीय शिक्षा का उपकार किया क्योंकि इससे व्यक्तिगत रूप से लोगों ने बड़ी संख्या में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जिससे शिक्षा की प्रगति बड़ी तेजी से हुई। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों को स्थान देकर उसे व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी बनाया गया।
माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित करके व्यवहारिकता और उपयोगिता दोनों का समावेश किया गया। देसी विद्यालयों के जीर्णोद्धार के विषय में आयोग के सुझाव उत्तम थे। आयोग ने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरियों के एकाधिकार को समाप्त करके भारतीय शिक्षा का बहुत बड़ा हित किया। आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप ही स्त्रियों, हरिजनों, पिछड़ी जातियों, आदिवासियों, पहाड़ी जातियों तथा मुसलमानों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और उसका व्यापक रूप से प्रचार व प्रसार हुआ। आयोग ने सहायता की शर्तें सरल और उदार बनाने की सिफारिशें की, जिससे विद्यालयों की स्थापना और उनकी व्यवस्था व संचालन में बहुत सहयोग मिला। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को बनाकर जन शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। आयोग ने जन साधारण की शिक्षा के लिए जनता के उत्साह को जागृत किया। आयोग के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं को खोलने की संस्तुति आगे चलकर बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। भारतीय शिक्षा आयोग के दोष क्या थे? आयोग ने शिक्षा के उत्तरदायित्व से सरकार को मुक्त करके शिक्षा का बड़ा अहित किया। शिक्षा के ऊपर पर्याप्त धन व्यय नहीं किया गया, जिससे जन साधारण की शिक्षा की मांग की पूर्ति नहीं हुई। आयोग ने व्यक्तिगत विद्यालयों को राजकीय विद्यालयों की अपेक्षा कम फीस लेने की अनुमति देकर शिक्षा स्तर को गिराने में सहयोग दिया। आयोग ने देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण सुझाव नहीं दिया। व्यावसायिक शिक्षा के विषय में आयोग ने सुझाव जो दिए वे नाम मात्र के थे। आयोग ने प्राथमिक स्तर पर अनुदान के लिए परीक्षा फल प्रणाली का सुझाव दिया था, जिससे शिक्षा में परीक्षा मुख्य हो गई और शिक्षा गौण रह गई। माध्यमिक शिक्षा के लिए जो भारतीय थे उनके शिक्षा का माध्यम अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी को रखकर आयोग ने मातृभाषा की उपेक्षा की। आयोग ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए अलग से सुझाव देकर देश में फूट का बीज बोया, जिससे भयंकर परिणाम देश को भुगतने पड़े। आयोग ने हरिजन और पिछड़ी जातियों के बालकों के लिए अलग से स्कूल खोलने और उनमें जहाँ तक संभव हो उन्हीं के जाति के शिक्षकों को नियुक्त करने का सुझाव देकर वर्ग भेद को बढ़ाने का कार्य किया। महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षित भारतीयों को प्राथमिकता देने की संस्कृति के परिणाम स्वरूप महाविद्यालयों में उच्च वर्ग के व्यक्ति ही नियुक्ति हुए। आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर डालने की जो संस्तुति की, उससे शिक्षा के क्षेत्र में व्यर्थ की प्रतिद्वंदिता की भावना पैदा हुई। स्थानीय निकायों को शिक्षा के लिए अलग कोष बनाने की संस्तुति तो आयोग ने की थी, लेकिन यह कोष कैसे बनाया जाए और किस प्रकार इसे खर्च किया जाए इस संबंध में कोई सुझाव नहीं दिए गए। इससे अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। शिक्षा को स्थानीय निकायों और व्यक्तिगत हाथों में सौंपने से उसकी गुणवत्ता में ह्रास हुआ। तो भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें और सुझावों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर अवश्य पहुंच सकते हैं कि इसके सुझावों में कोई नवीनता नहीं थी। ये बात मैंने पहले भी कही थी, अपितु यह सन 1854 के वुड के घोषणा पत्र की पुनरावृत्ति ही थी। तभी तो बसु ने लिखा कि आयोग ने लगभग उन्हीं सिद्धांतों की पुनरावृत्ति की जिसको वर्षों पूर्व वुड के आदेश पत्र में स्वीकार किया गया था। उसने उन सिद्धांतों में से कुछ को केवल विस्तृत कर दिया और कुछ पर यत्र तत्र थोड़ा सा बल दे दिया।
भारतीय शिक्षा आयोग अर्थात हंटर आयोग के गुण दोषों का मूल्यांकन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि इस आयोग को सर्वथा निर्दिष्ट तो नहीं कहा जा सकता है, पर आयोग ने जांच विषयों पर अत्यधिक गहनता से सुझाव तथा सिफारिशें प्रस्तुत की थी, जिसके प्रभाव अत्यंत दूरगामी हुए। आयोग के सुझावों पर पुनरावृत्ति की आरोप सत्य है, पर पुनरावृत्ति के द्वारा आयोग ने उसमें नई चेतना का संचार का पुनर्जीवित कर दिया। आयोग के सुझावों को सरकार ने सहर्ष स्वीकार किया तथा लगभग अगले 20 वर्ष तक आयोग के सुझावों ने भारतीय शिक्षा के प्रत्येक अंग को प्रभावित किया और निष्कर्ष के रूप में टी.एन. सेक्यूरा के विचारों को हम सुन सकते हैं। तो अपने सब सुझावों के लिए आयोग हार्दिक सहायता का पात्र है। आज भारतीय शिक्षा प्रणाली के विषय में इतने अधिक असंतोष का अनुभव किया जा रहा है, तो इसका कारण यह है कि 1882 में निर्धारित की जाने वाली शिक्षा नीति के मुख्य अभिप्राय का अनुसरण नहीं किया जाना।